नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ देश में चल रहे एक ऐसे सियासी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते भारत में राजनीतिक सरगर्मियां चढ़ी हुई हैं। भारत में स्थित एक संगठन जिसका नाम है बजरंग दल, उसे बैन करने को लेकर हाल ही में कर्नाटक चुनाव में सुर्खियां बटोरी गई हैं। उन्हीं सुर्खियों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आफ्टर ऑल इस बजरंग दल का इतिहास क्या है, कर्नाटक चुनाव में इसका क्या महत्व है, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो हो रहा है उसमें बजरंग दल का क्या मुद्दा है जो इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका है और किस प्रकार से इस मुद्दे ने कर्नाटक चुनाव में रंग पकड़ा है। आज के सेशन में इस बात को आपसे साझा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से इस सेशन को सभी साथियों के साथ साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल के लिए आपके सामने एक वीडियो है। ये 3 मई का वीडियो है। इस 3 मई के वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में अपनी एक रैली में बजरंगबली के नारे लगवा रहे हैं। इस बजरंगबली के नारे के पीछे की कहानी क्या है वो आज के सेशन में आपको जाननी है। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि भारत में चुनाव हो रहे हैं। राज्यों में जैसे 5 वर्ष पूरे होने पर चुनाव होते हैं, ऐसे ही राज्यों में फिलहाल कर्नाटक में चुनाव 10 तारीख को होने जा रहे हैं। इलेक्शन इन इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में जो आगामी चुनाव हैं, 25 मई 2018 को लास्ट विधानसभा बनी थी कर्नाटक की, जिसका कार्यकाल 24 मई तक का है। और इस चुनाव में जो कर्नाटक के अंदर होने वाले चुनाव हैं वो 2023 के चुनाव 10 मई को होने वाले हैं। वोटिंग 10 मई के दिन है और काउंटिंग 13 मई को है। कर्नाटक में 224 विधानसभा की सीटें हैं, उनके लिए चुनाव होने वाले हैं। डेट ऑफ पोलिंग 10 मई है। उस 10 मई से पहले पहले जो जिस तरफ लोगों को कर ले जाएगा वोट में वही विजय हो जाएगा। और इस कार्यक्रम को करने में जो कर्नाटक की राजनीति बजरंगबली के सहारे आकर खड़ी हो गई है, आज के सेशन में आप वो समझने वाले हैं। जिन्हें नहीं पता कर्नाटक कौन सी दिशा में है, उन्हें मैं बता दूं, भारत के दक्षिणी राज्यों में दक्षिणी पश्चिम की तरफ चलते हुए कर्नाटक दिखाई पड़ता है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। कुछ इस प्रकार से आप इस राज्य को देखते हैं। कर्नाटक के अंदर वर्तमान में 3 पॉलिटिकल पार्टीज सक्रिय हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी हैं। वर्तमान जो सरकार वहां पर चल रही है वो बीजेपी की यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले 2013 इससे पहले जो वर्तमान सरकार है, इससे पहले जो सरकार हुआ करती थी वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस यहां पर प्रमुख विपक्षी दल है और ये अपनी सत्ता में वापसी चाहता है, यानी कि बीजेपी को दोबारा नहीं जीतने देना चाहता, यानी कि अपोजिशन जो है वो काफी मजबूती से यहां पर खड़ा हुआ है। अगर मैं आपको 2013 और 2018 का वोट टैली दिखाऊं तो इस वोट टैली से आप ये पहचान पाएंगे कि जहां 2013 में बीजेपी के पास 40 सीटें थी, कर्नाटक में मात्र 20% सीटें आई थी, वहीं 2018 में बीजेपी ने 36% सीटें जीतकर 104 सीटें प्राप्त की थी और अपनी सरकार बनाई थी। अपनी सरकार 224 सीटों के अंदर जेडीएस 18 सीट के साथ थी, कांग्रेस 80 सीटों के साथ यहां पर उपस्थित थी। यदि आप यहां पर देखते हैं इस प्रकार से यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी पार्टियों का राजनीतिक समीकरण है। अगर आप बीजेपी को देखते हैं तो ये सैफ्रन कलर में जो जिले आपको दिख रहे हैं, उन क्षेत्रों के अंदर बीजेपी जो है वो वर्तमान में सरकार में उपस्थित है और इन्हीं क्षेत्रों में सक्रिय है। अच्छा, फिलहाल के लिए यहां पर जब आप बजरंगबली का नाम सुन रहे हैं तो यहां की जो जनसंख्या है उसका डेमोग्राफी भी थोड़ा सा समझ लीजिए। स्थिति यहां पर कुछ इस प्रकार से है कि इस राज्य में बहुसंख्यक 84% लोग हिंदुइज्म को मानने वाले हैं। इस्लाम को मानने वाले लोग 12.92% हैं, यानी 13% हैं। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग 1.87% हैं। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड अदर रिलीजन को मानने वाले लोग 1% से भी कम संख्या में हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर हिंदू और मुस्लिम इन दोनों से रिलेटेड मुद्दे काफी हावी हैं। ये वही कर्नाटक राज्य है जो कि हिजाब बैन के कारण सुर्खियों में रहा था।
ये वही कर्नाटक राज्य है जिसने हाल ही में मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म किया है। इन सभी विषयों के बारे में यहां पर चर्चा होगी, क्योंकि सुर्खियां कुछ इस प्रकार से हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस जो कि सत्ता में आना चाहती है, जो कि वहां पर विपक्ष में है, उसने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस लाइक्स बजरंग दल टू पीएफआई प्रपोज बैन, यानी बजरंग दल से लेकर पीएफआई सभी को वो बंद कर देगी। पीएफआई ऑलरेडी भारत में बैन है। ऐसी स्थिति में बचा कौन? बजरंग दल। यानी कि ले देकर के जो प्रश्न बनकर आया वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल के ऊपर आकर टिक गया। लिखा है कर्नाटक, आफ्टर कांग्रेस प्रॉमिस टू बैन बजरंग दल, बीजेपी ट्राइज टू टैप हिंदू सेंटिमेंट। और जैसे ही बजरंग दल के बारे में कांग्रेस ने कहा कि यदि ये सत्ता में आते हैं तो ये बजरंग दल को बैन कर देंगे, बस इतना कहते ही बीजेपी ने इस मुद्दे को कैच करा लिया। प्रधानमंत्री बजरंगबली की जय लगवाते हुए आपको सभा में दिखाई दे गए। ऑन कांग्रेस पोल प्रॉमिस टू बैन बजरंग दल, इट्स पेरेंट्स आउटफिट चैलेंज। भाई साहब, मतलब पूरी तरह से ये मामला अब कर्नाटक में बजरंग दल पर आकर टिक गया है। तो कर्नाटक में बजरंग दल की क्या कहानी है, कर्नाटक में किस प्रकार से रिलीजन जो है वो आकर के अपने आप में राजनीति में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, आज के सेशन में उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई चुनावी घोषणा पत्र से। यह घोषणा पत्र क्या होता है? राजनीतिक पार्टीज जब चुनाव में जाती हैं तो अपना एक वादा पत्र लेकर जाती हैं कि यदि आपने हमें चुनने का मौका दिया, आपने हमें चुना, तो हम सरकार में आने के बाद आपके इन इन मुद्दों की पूर्ति करेंगे, यानी कि इन वादों को हम निभाएंगे। इसी प्रकार के वादों को लेकर कांग्रेस ने, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देख रहे हैं, शिव कुमार जी को, डी शिव कुमार जी को देख रहे हैं, आप इन लोगों को यहां देख रहे हैं और हाथ में इनके घोषणा पत्र है, यानी जनता को जीतने से पहले दिया गया वादा है कि जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी हम यहां पर बड़े बड़े काम करेंगे। इनका यहां घोषणा पत्र जारी होता है। कांग्रेस की जिन जिन राज्यों में सरकार है, फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, हिमाचल में है। छत्तीसगढ़ से बयान निकलकर आता है 4 मई को कि बजरंग दल विल बी बैंड इफ रिक्वायर्ड इन छत्तीसगढ़। ऐसा सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा कहा गया। अर्थात यहां पर यह देखने को मिला कि जहां कांग्रेस ने कर्नाटक में घोषणा पत्र जारी किया, छत्तीसगढ़ में भी पत्रकारों ने इनसे पूछ लिया कि क्या आप भी बैन करेंगे, क्योंकि वहां तो सरकार आएगी आपकी तब बैन करोगे, यहां तो ऑलरेडी सरकार है, क्या आप बैन करेंगे? तो इन्होंने कहा इफ रिक्वायर्ड वी विल बैन। ऐसे ही राजस्थान के एक मंत्री महोदय से पूछ लिया गया, तो इन्होंने बयान देते हुए कहा, क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा बजरंग दल जो है वो अपराधियों की भर्ती कर रहा है और ऐसा करके जय श्री राम के नारे के साथ हम उन्हें अपराध की छूट नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में हर कांग्रेस शासित राज्य से बजरंग दल सुर्खी में निकल कर आ गया। मेघवाल साहब जो कि राजस्थान के अंदर आपदा राहत मंत्री हैं, उन्होंने कहा कर्नाटक और राजस्थान अलग अलग या नहीं है, यहां भी बजरंग दल के लोग अगर अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। आरएसएस और बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भर्ती कर अपराध करवा जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं। इस मुद्दे ने तुरंत तूल पकड़ लिया। तूल पकड़ते ही आप यहां पर लोगों को प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जहां तहां देख सकते हैं। विरोध में उतरे हुए ये बजरंग दल के कार्यकर्ता बजरंग दल पर विरोध मतलब कि बैन करने की चर्चा आते ही सड़कों पर उतर आए। फिर क्या था? बजरंग दल की बात का बैन करने की जो कंट्रोवर्सी है, इसने पूरे देश में मार्केट पकड़ लिया। बारी निकलकर आती है डी शिव कुमार की। ये कहने लगते हैं कि ऐसा बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ने की जरूरत क्या है। यहां पर कर्नाटक में अब एक प्रकार से कांग्रेस का जो ये काम था, ये कांग्रेस का जो बयान था, अब उसके ऊपर भी कांग्रेस ही लोग जो हैं वो प्रतिक्रिया देकर कह रहे हैं बजरंग दल को बजरंगबली से क्यों जोड़ रहे हो। उसकी पूरी इतिहास है, पूरी कहानी है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिस बीजेपी का आज आप ये काम सुन रहे हैं, बीजेपी ने जिस तरह से इस मुद्दे को बनाया है, उस बीजेपी का इतिहास अगर आपको जानना हो कि बीजेपी पहले क्या हुआ करती थी, आज क्या है, अगर बीजेपी का इतिहास जानना हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया है, आप जाकर उसे सुन सकते हैं। लिंक पर पिन किया है हमने आप लोगों के लिए कुकू एफएम
और कुकू एफएम पर जाकर के आप हमारे साथ में ऑडियो बुक के फॉर्मेट में इसे सुन पाएंगे बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। साथियों, लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स आपके लिए कुकू एफएम उपलब्ध कराता है, जिनमें विभिन्न भाषाओं में विभिन्न ट्रांसलेटेड ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप सुन सकते हैं, अपने हिसाब से उनको सेव कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल कीमत पर मात्र 99 रुपीज में आप पूरे एक महीने के लिए उन्हें सुन पाते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड या कूपन कोड अंकित 30 लगाते हैं तो मात्र 69 रुपीज में ही पूरे एक महीने के लिए आपको ऑडियो बुक्स सुनने के लिए मिलती हैं। साथियों, यहां पर आपको बहुत तरह की ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, जैसे पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, यूपीएससी, ऑटोबायोग्राफी, तमाम प्रकार की ऑडियो बुक्स आपके लिए यहां पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने लिए सुनने में और नोट्स बनाकर काम करने में यूज में ले सकते हैं। ऑडियो बुक्स के साथ साथ यूज करते समय हमारा रेफरल कोड अंकित 30 यूज करें और इस कहानी को डिटेल में सुनें। आगे बढ़ते हैं तो आपको लेकर चलते हैं इस पूरे मुद्दे पर। और मुद्दा क्या है, जैसे ही कांग्रेस ने अपने द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो था, बीजेपी वाले मैनिफेस्टो में आते हैं और मैनिफेस्टो में यानी कि बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इन्होंने कहा, वी विल रिपील ऑल अनजस्ट एंड एंटी पीपल लॉ पास्ड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। सॉरी, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। मैं आपको पहले बता दूं, कांग्रेस ने बजरंग दल के बैन करने से पहले और क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए, फिर हम बीजेपी के द्वारा कराए गए मैनिफेस्टो पर भी आएंगे। पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है वो जान लीजिए। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि जो भी काम बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसे किए हों जो कि एंटी पीपल हों, यानी जन विरोधी हों, उन कामों को हम हटा देंगे, यानी कि उनको रिपील कर देंगे। दूसरा, हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगाएंगे जो कि कास्ट और रिलीजन के आधार पर हेट्रेड फैला रहे हैं, यानी कि लोगों में दुर्भावना, लोगों को एक दूसरे से भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे प्रत्येक महीने हर परिवार को। चौथी चीज इनके द्वारा घोषणा में कही गई, 2,000 रुपए हम महिलाओं को घर चलाने के लिए उपलब्ध कराएंगे मंथली बेसिस पर, यानी गृहिणियों को 2,000 रुपए महीने की तनख्वाह हो गई। इसके साथ साथ 10 किलोग्राम फ्री में चावल देने की बात की गई हर बीपीएल परिवार को वंस इन ए मंथ, एक महीने में एक बार। इसके साथ साथ 3,000 रुपए महीने जो ग्रेजुएट युवा है और 1,500 रुपए जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 2 साल के लिए दिए जाएंगे। इस प्रकार से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। लुभावना मैनिफेस्टो था, जारी कर दिया गया। इसको इन्होंने फ्यूचरिस्टिक प्रकार से कहा, लेकिन इनके फ्यूचरिस्टिक प्रकार के मैनिफेस्टो में जो लाइन थी जिसमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस spreading hatred amongst communities on ground of caste and religion. We believe that law and constitution is sacrosanct and cannot be violated by individual and organizations like Bajrang Dal, PFI or other promoting enmity and hatred. Whether among majority or minority communities, we will take decisive action as per law, including imposing ban on any such organization. चूंकि PFI ऑलरेडी बैन है तो लोगों का ध्यान बजरंग दल पर गया। पीएफआई क्या है इसके बारे में हमने पहले भी सेशन किए हुए हैं, उस पर हम आपको लेकर के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी थी बीजेपी की। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यानी हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदुओं में जो विवाह होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू होता है और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विधान से होता है, शरिया कानून से होता है। ऐसी स्थिति के अंदर मुस्लिमों का और हिंदुओं का जब कानून एक होगा तो कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगा, हम वो लेकर आएंगे। नंबर दूसरा, इंट्रोड्यूस ए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन टू एंश्योर स्पीडी डिपोर्टेशन ऑफ ऑल इलीगल इमिग्रेशन। जो भी इलीगली यहां पर इमिग्रेट होकर आ गए हैं, हम उनके लिए भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लेकर आएंगे। तीसरा कहा, 3 फ्री हम लोग सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, सिलेंडर टू बीपीएल फैमिली एवरी ईयर। 3 सिलेंडर मुफ्त में सबको उपलब्ध कराए जाएंगे। अटल आहार केंद्र सब्सिडाइज फूड पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में हर घर को आधा लीटर दूध बीपीएल परिवार को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। 1 मिलियन हाउसिंग साइट्स को स्टेट को, जो कि होमलेस हैं, जो लोग जिनके पास घर नहीं है, उनको 10 लाख घर बनाकर दिए जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सब जितने भी वादे करते हैं ये आप और हमारे टैक्सेशन से किए गए वादे हैं। चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, सबके पास आय का सोर्स क्या है?
आप पर हम पर लगे हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। खजाना आपने भरा है और खर्च करने की जो आपने ताकत दी है वो आप ही ने चुनी हुई सरकार को दी है, और वो चुनी हुई सरकार अपने द्वारा गरीबों को लुभाने के लिए कि तुम 3 सिलेंडर ले लो या तुम इतना पैसा ले लो और हमें वोट दे दो। महिलाओं, तुम्हें 2000 रुपये महीने मिलेगा, हमें वोट दे दो। तुम्हें 3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, हमें वोट दे दो। सब वोट प्राप्त करके सत्ता में आने के लिए अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र दिए जा रहे हैं। जहां कहीं अन्य राज्यों में फ्री की घोषणाएं होती हैं, वहां जहां जहां जो अपोजिशन में होता है वो फ्री की योजनाओं का विरोध करता है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वही फ्री की योजनाओं का अनाउंसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं साहब। इन्होंने बकायदा अपने द्वारा रिलीजियस रूप से जो जो करना है वो भी अनाउंसमेंट कर दिया कि हम क्या क्या करेंगे, यात्रा के नाम पर किसको क्या भत्ता देंगे, वगैरह वगैरह। रिसेंटली कर्नाटक जो मुस्लिमों के कारण जो सुर्खी में रहा वो निम्न मुद्दों पर रहा। कैसे? कर्नाटक के अंदर हिजाब विवाद का रुख काफी ज्यादा सुर्खियां पकड़ा था। इसी के साथ साथ इनमें मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म किया गया, वो भी सुर्खी पकड़ा। ऐसे पीएफआई पर बैन भी सुर्खी पकड़ा, हिजाब बैन पर हाईकोर्ट का कुछ ना करना भी सुर्खी पकड़ा। ऐसी स्थिति में जो पीएफआई हमने आप बैन की है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसके मत में है कि इसे बैन होना चाहिए। ठीक है, पीएफआई के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो हमने ऑलरेडी अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया हुआ है, आप इसको जाकर के सुन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। इसके बाद में अब चर्चा करते हैं बजरंग दल की। जिस बजरंग दल की सुर्खियां आज हैं, जिसकी सुर्खियों के कारण आप उसे जान रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। असल में बजरंग दल की स्थापना की कहानी बड़ी रोचक है। कहानी क्या है, थोड़ा सा पहले मैं आपको वो बता देता हूं। कहानी कुछ इस प्रकार से है साथियों कि एक बार 1984 में विश्व हिंदू परिषद की, मतलब ये जानकारी जो विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट पर डली हुई है, मैं वहां से बता रहा हूं, और वो क्या है कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई यूनिट है, मतलब अगर आप इसका बेसिक जाने तो उत्तर प्रदेश की शोभा यात्रा से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत जो है ना, ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई एक यूनिट है। विश्व हिंदू परिषद की पहली धर्म संसद में मंदिर आंदोलन के साथ ही जब राम जानकी रथ यात्रा के नाम पर नियमित रूप से शोभा यात्रा निकालने की शुरुआत की गई, तो सरकार से सुरक्षा मांगी गई थी। जो वेबसाइट पर प्राप्त जानकारी है वो क्या है कि 1984 में वीएचपी की ओर से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली जा रही थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तब अयोध्या से यात्रा प्रस्थान कर रही थी, तो यूपी की तत्कालीन सरकार ने यात्रा को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। यात्रा 1984 में कांग्रेस की यूपी में सरकार हुआ करती थी। यात्रा के दौरान सुरक्षा देने से जब राम जानकी रथ यात्रा को इनकार किया गया, तब यात्रा में मौजूद संतों ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी संभालें। संतों ने कहा कि जिस तरह से श्री राम के कार्य के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहते थे, उसी प्रकार आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए बजरंगियों की टोली मौजूद रहे। इसी संकल्प के साथ 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई। विनय कटियार को बजरंग दल का संस्थापक माना जाता है। यह है उस बजरंग दल की स्थापना की कहानी जो वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। जहां जहां देखोगे वहां पर एक ही जानकारी मिलेगी, और वो ये है कि जो पहली धर्म संसद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित की जानी थी मंदिर आंदोलन के समय पर, उस समय पर बजरंगियों ने यानी युवाओं ने उस मतलब हिंदू रथ यात्रा को, जो राम जानकी रथ यात्रा थी, उसकी सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदारी निभाई, वो जिम्मेदारी जो है वो विश्व हिंदू परिषद से निकल करके बजरंग दल के रूप में प्रकट हुई। विश्व हिंदू परिषद की ही यूथ विंग का नाम बजरंग दल है। बीजेपी के नेता विनय कटियार इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, और बजरंग दल का उद्देश्य भारत से लव जिहाद, गौ हत्या, दूसरा धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को पूरी तरह से भारत से समाप्त करना है। बजरंग दल अपने काम के विस्तार देने के लिए देश में मंदिरों में साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम आयोजित करवाता है। युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बजरंग दल अखाड़े और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है। बजरंग दल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर मुखर हुआ था। इसी कारण बजरंग दल की छवि हिंदू समर्थक के रूप में निकलकर आई। इस दल के कुछ लोगों की उग्र छवि इसे और मजबूत बनाती है। पिछले साल बजरंग दल ने देश भर के युवाओं को बजरंग दल से जोड़ने के लिए मुहिम शुरू की थी। संगठन की ओर से 50 लाख युवाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। ये सारी जानकारी जो भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में से हैं, जिनके रेफरेंस हम आपके सामने पहले ही रख चुके होते हैं। उन्हीं से निकाल करके हम आपके सामने जानकारी लेकर आते हैं। कर्नाटक में इसके बैन होने की बातें चल रही हैं। इसका उदय उत्तर प्रदेश से हुआ था।
तो कर्नाटक में ये क्या कर रहा है? तो कर्नाटक में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें बजरंग दल आने की वजह क्या है? वजह निकल कर आती है कि कांग्रेस को लगता है कि जो यहां पर मुद्दे निकलकर कर्नाटक में आए, चाहे वो हिजाब बैन का हो या फिर किसी भी प्रकार की यहां पर मारपीट के मुद्दे निकले हों, धार्मिक जो भड़कावने वाली बातें निकली हों, उसमें बजरंग दल एक्टिवली सक्रिय था। दूसरा, कहीं एक विचार यह भी हो सकता है जिस प्रकार से पीएफआई को बैन किया गया, ऐसे इसे बैन करके काम किया जाए। इसे बीजेपी अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स कह रही है, मुस्लिमों का तुष्टीकरण, मतलब उनको इस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो वोट में तब्दील हो जाएं। तो कर्नाटक में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 13% मुस्लिम वोट्स के कारण चल रहा है। जहां जहां कर्नाटक के अंदर मुस्लिम्स स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं वो एरिया नॉर्थ कर्नाटक का है। नॉर्थ कर्नाटक में गुलबर्ग, बिदर, बीजापुर, रायचूर और धारवाड़ वो क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिमों की प्रेजेंस बहुत निर्णायक रूप से निर्णय रखती है। कलबुर्गी नॉर्थ, पुलकेशी नगर, शिवाजी नगर, जयानगर और पद्मनाभ नगर और टुंकूर और चमारजितपेट, ये सब वो क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी मतलब डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में कार्य करती है। बीजेपी और कांग्रेस इसी चीज में अपने अपने मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। एक इतिहास पर अगर नजर डालें तो नजर डालने पर पता चलता है कि 1 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कथित रूप से एक मुस्लिम मीट व्यापारी पर हमला के आरोप में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 18, 2022 को कर्नाटक के गडक जिले में एक 20 वर्षीय मुस्लिम युवक पर कुछ लोगों ने हमला किया था। 1 अप्रैल 2021 को बेंगलुरु के बजरंग दल के सदस्यों ने कथित रूप से एक हिंदू लड़की के साथ सफर कर रहे एक मुस्लिम युवक पर हमला किया था। ईसाइयों पर भी हमले के लिए इनकी सुर्खियां रही हैं। सितंबर 2008 में तटीय कर्नाटक के कई चर्चों पर हमले हुए जिनमें यह पता चला कि यह धर्मांतरण का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। 28 नवंबर 2021 को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेलूर टाइल में ईसाइयों के प्रेयर मीटिंग को रोक दिया। आरोप था कि यह धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। 2018 में कथित तौर पर मवेशियों के अवैध व्यापार पर इन्होंने लोगों को रोक दिया। कहने का मतलब है इनके जो 3 बड़े मुद्दे हैं, धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या, उस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता एक्टिवली अपनी प्रेजेंस देते रहे हैं और इसकी वजह से उन पर केसेस भी हुए हैं। और जब हुए हैं तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में उन्हीं पर प्रतिबंध की बात डाल दी। जैसे ही प्रतिबंध की बात डाली, ये मामला बिल्कुल हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर कन्वर्ट चुनाव में होता दिख रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी पिक्चर में क्लैरिटी मिली हो। बाकी आपका क्या मत है वो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हुए व्यक्ति हैं जिनका नाम है वीरप्पा मोइली, उनका एक बयान आया है और कहा है कि ऐसा हमारा कोई भी, क्योंकि जब ये मामला इतना तूल पकड़ने लगा, क्योंकि बजरंग दल ने कहा है कि अब वो 100 जगहों पर बजरंगबली की पूजा आयोजित करवाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले ये बताना कि क्या बीजेपी का विचार है और क्या कांग्रेस का है, ये प्रयास जारी है। ऐसी स्थिति में वीरप्पा मोइली जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका बयान आया है कि नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि हम बैन करेंगे, ऐसा उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है बाकी तो शिव कुमार जी बताएंगे, लेकिन ऐसा हमारा कोई भी फिलहाल प्लान नहीं है। बाकी आपको इस मामले के अंदर मुद्दा तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन इसे अपने किस तरह से पक्ष में लेने का प्रयास करेगा। फिलहाल के लिए यही है सारी जानकारी। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। बाकी आपको यह जानकारी पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ साझा कर लें। हमने आपको बताया कर्नाटक में चल क्या रहा है, बाकी आप इस विषय पर क्या समझते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कुकू एफएम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जहां हमारा कूपन कोड अंकित 30 है, जिसका उपयोग करके आप 99 रुपीज़ प्रति माह पर मिलने वाले सब्सक्रिप्शन को पहले महीने के लिए 69 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी हमारा अपना एप्लीकेशन अपनी पाठशाला आ चुका है, जिसके ऊपर नया बैच जल्दी ही सारथी नाम से आने वाला है। हमारे एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर और iOS के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने मात्र 1999 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कोर्सेज उपलब्ध कराए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।